हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स पीजीटी, चाहे वो आपकी नवोदय विद्यालय की हो, चाहे वो आपकी केवीएस की हो, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट की हो, चाहे वो एमपी गवर्नमेंट की हो, चाहे बिहार यूपी कहीं से भी पीजीटी कॉमर्स हो। इसके अलावा यूजीसी नेट, महत्वपूर्ण भर्ती, लेखा सहायक और डीएसएसएसबी दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड में अपनी वर्तमान में कॉमर्स की भर्तियां आ रही हैं। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2025 है वो एक शानदार वर्ष के रूप में हो सकता है, अगर लगातार आप तैयारियों में जुटे रहें। क्योंकि कहा जाता ना कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत मिलेगी आपके इरादों से, आपकी मेहनत से, आपके समर्पण से, आपके त्याग से। अपन ये सोचते हैं ना कि अपन परीक्षा में जाएं और तीर या तुक्का चलाएं और अपना सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कतई नहीं हो सकता। जब तक आप समर्पण भाव से मेहनत नहीं करते हो, जब तक आप टारगेट आरईएस नहीं रखते हो, जब तक आप 2025 को एक विजन के रूप में नहीं देखते हो, तब तक ये काम आसान नहीं है। और इस काम को हम एक आईने के रूप में, एक विजन के रूप में आप सबका सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में एक और शानदार और महत्वपूर्ण सेशन है वो आपके लिए लेके आए हैं। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पिछला जो सेशन था उसमें अपन ने कुछ महत्वपूर्ण समायोजन जो एंट्री है उससे रिलेटेड पॉइंट्स पे बात की थी। निश्चित रूप से जिन साथियों ने उस क्लास को देखा है, समझा है, उनको लगा है कि वास्तव में चीज़ें बढ़िया अपने को डिलीवर हुई है, अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई है। तो आप भी ऐसा चाहते हो तो जो सेशन मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, उन सब को आप देखो, पढ़ो, समझो और तैयारियों में जुटे रहो। क्योंकि पिछला जो सेशन था उसमें अपन ने बात की थी कि भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ना, इन पॉइंटों पर अपन ने बात की थी और निश्चित रूप से ये चीज़ आपने समझ भी ली होगी। अब मैं सेशन को आगे बढ़ाना चाहूँगा और चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जो आपकी एडजस्टमेंट जो एंट्रीज होती है उन पे अपन बातें करेंगे। आज के इस सेशन में एक महत्वपूर्ण एंट्री है आपकी प्रबंधकीय पारिश्रमिक, जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है उससे रिलेटेड है। इसमें क्या है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक से आशय क्या है? प्रबंधकीय पारिश्रमिक से आशय व्यवसाय के प्रबंधकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक है ना। व्यवसाय के जो प्रबंधक होते हैं ना उन सबको देखो वेतन तो मिलता ही मिलता, लेकिन वो अतिरिक्त काम करते हैं तो उनको अतिरिक्त पारिश्रमिक, अतिरिक्त रेम्यूनरेशन, अतिरिक्त भत्ता है वो दिया जाता है। और वो भत्ता कब दिया जाता है? या तो लाभ की गणना करने के बाद या लाभ की गणना करने से पहले। तो उस पर अपन बातें कर रहे हैं। तो प्रबंधकीय पारिश्रमिक क्या होता है कि व्यवसाय के प्रबंधकों को दिए जाने वाला पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक का तात्पर्य वेतन, बोनस, कमीशन, अनुलाभ आदि के योग से है ना। उसमें उसका वेतन भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, या अन्य कोई एडवांटेज, अन्य कोई अनुलाभ है वो इस कैटेगरी में आते हैं, उन सब का योग है माना जाता है। प्रबंधक को पारिश्रमिक का भुगतान प्रतिमाह या व्यवसाय के शुद्ध लाभों के प्रतिशत के रूप में या अंशतः प्रतिमाह और अंशतः शुद्ध लाभों के प्रतिशत के रूप में दिया जा सकता है। या तो क्या कर सकते हैं, प्रतिमाह उनको वेतन दे दें और साथ में शुद्ध लाभों में उसका प्रतिशत निर्धारित कर दे, है ना। या क्या करें, उनको वेतन दे दे और शुद्ध लाभों में अंशतः प्रतिशत, है ना। प्रतिमाह या व्यवसाय के शुद्ध लाभों का जो प्रतिशत भुगतान होता है या अंशतः थोड़ा बहुत उसे प्रतिमाह वेतन दे दें और साथ में जो शुद्ध लाभ है उनमें उनका हिस्सा है वो निर्धारित कर दें कि भाई अगर आप बढ़िया काम करोगे
फर्म को लाभ अर्जित में सहयोग करोगे, फर्म जितना लाभ अर्जित करेगी उसका 2%, 5%, 10% आपको क्या दिया जाएगा, अतिरिक्त दिया जाएगा। तो उससे उत्साहित होकर वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे, है ना, संस्था के लिए काम करेंगे, दौड़ करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ करेंगे तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा, संस्था को भी लाभ होगा और जो लाभ होगा उसका कुछ प्रतिशत है वो उन प्रबंधकों को दिया जाएगा। तो ये भी आपका किस में है, आपके समायोजन जो एंट्रियां होती है उसमें है। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्रबंधकीय पारिश्रमिक की। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है कि जब कमीशन शुद्ध लाभों के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है तो वर्ष के अंत में इसकी गणना की जाती है ना। जब कमीशन है वो शुद्ध लाभों के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, तो इसकी गणना कब होती है, वर्ष के अंत में होती है, लास्ट में होती है। और इसकी कुछ कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन आपके सामने है कि मैनेजर कमीशन घटाने से पूर्व के लाभों का एक निश्चित प्रतिशत, है ना, मैनेजर कमीशन है वो घटाने से पूर्व, तो मैनेजर का कमीशन है उसको घटाने से पूर्व के जो लाभ है उन पे 1%। तो इसमें क्या है, जब मैनेजर का कमीशन घटाने से पूर्व लाभों का एक निश्चित प्रतिशत कमीशन के रूप में दिया जाता है तो लाभ हानि खाते में प्रबंधक का कमीशन है वो डेबिट करने से पूर्व के लाभों की यह गणना की जाती है ना। लाभ हानि खाते का जो कमीशन है उसको डेबिट करने से पूर्व ये कमीशन की गणना की जाती है। और उसके लिए अपने को ये फॉर्मूला है काम में लेना है, कमीशन घटाने से पूर्व शुद्ध लाभ मल्टीप्लाई कमीशन की दर बटे 100, है ना। ये कमीशन है वो अपने को कहाँ दिखाना होता है, P&L के डेबिट साइड और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको शो करना होता है। दो चीज़ को अपन दिखाएंगे। ठीक है, कि भाई हानि खाते में प्रबंधक का कमीशन डेबिट करने से पूर्व आपको इस तरीके से आपको गणना करनी है। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है, बहुत बार ये फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि मैनेजर कमीशन घटाने के बाद के लाभ का एक निश्चित भाग प्रतिशत दिया जाता है। जो लाभ है उसमें आपने मैनेजर कमीशन घटा दिया और उसका कुछ प्रतिशत आप लाभ दे रहे हो, है ना। कमीशन घटाने के बाद लाभों का एक निश्चित प्रतिशत। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैनेजर कमीशन जो अज्ञात है उसके बारे में मेरे को पता नहीं है, उसको घटाने के बाद के शेष लाभों पर कमीशन की गणना की जाती है ना। इसमें दो तरीके के विकल्प अपनाए जाते हैं। पहला विकल्प तो होता है आपका कि भाई रेट ऑफ कमीशन किस तरीके से है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन माइनस एक्स, जो आपका राशि है वो, एक ये कंडीशन हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, आपके सामने ये रहेगा, कमीशन वसूल करने से पूर्व के लाभ मल्टीप्लाई कमीशन की दर बट्टे 100 प्लस कमीशन की दर। ये कब होगा, मैनेजर कमीशन घटाने के बाद लाभों का एक निश्चित तरीका होता है, उस समय आपको ये फॉर्मूला है वो काम में लेना है। क्या हो गया इसमें, कमीशन वसूल करने से पूर्व के लाभ मल्टीप्लाई कमीशन की दर बट्टे 100 प्लस कमीशन की दर, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कमीशन वसूल करने से पूर्व के लाभ। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब देखो ये एग्जांपल है कि एक फर्म ने मैनेजर कमीशन घटाने से पूर्व 88,000 रुपए का लाभ कमाया। यदि मैनेजर को उसका कमीशन घटाने से पूर्व के लाभों का 10% कमीशन दिया जाता है तो आपको कमीशन की रेट निकालनी है। तो अपन क्या लिखेंगे, कमीशन बराबर, ये फॉर्मूला है, कमीशन वसूल करने से पूर्व के लाभ कमीशन वसूल करने से पूर्व के लाभ
पूर्व का लाभ कितना है 88,000, 88,000 मल्टीप्लाई कमीशन की दर कितनी है, कमीशन की दर कितनी है 10 बटे 100 प्लस 10। तो ये हो गया आपके, गुणा करेंगे तो बटे इनको जोड़ेंगे 110, ये बिंदु से ये बिंदु गई, 88 में भाग देंगे 11 का तो 8, 1 2 3, 1 2 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा रखिए कि भाई कमीशन वसूल करने से पूर्व का लाभ, कमीशन की दर 100 प्लस कमीशन की दर, और इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इजीली अपना आंसर है वो आ जाएगा। परीक्षा में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके का क्वेश्चन है वो आसानी से बन सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, है ना। ये हो गया आपका मैनेजरल कमीशन से रिलेटेड आपकी समायोजन प्रविष्टि, है ना। अब इसका समायोजन कैसे करते हैं, है ना, पहले एंट्री देख लेते हैं। एंट्री हो गया आपकी मैनेजर कमीशन अकाउंट या टू मैनेजर कमीशन पेबल अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी प्रविष्टि किससे रिलेटेड है, मैनेजर कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, अंतिम खातों में इसका प्रस्तुतिकरण, है ना। तो बकाया मैनेजर कमीशन को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, है ना, जो आपका आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन होगा उसको लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में और शेष चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है ना। किंतु यदि ध्यान रखना, यदि मैनेजर कमीशन पहले से ही तलपट के अंदर लिखाया गया है तो उसे चिट्ठे में ही दिखाया जाएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही दिखाया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न वो बनने की संभावना है ना। आपका जो बकाया मैनेजर कमीशन है अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता तो वो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में भी दिखाया जाएगा और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में भी दिखाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैनेजर कमीशन अगर तलपट के अंदर दे रखा है ना, तो अंदर दे रखा तो उसे केवल और केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही दिखाया जाएगा और कहीं उसको नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है साथियों, समझे बात। तो ये अपने को ध्यान में रखना, इस खाते का अंतिम प्रस्तुतिकरण है, इस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखिए, आगे एक और महत्वपूर्ण है आपका माल की असामान्य हानि, अब नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। असामान्य हानि जैसे भूकंप से हानि हो गई, बाढ़ से हो गई, है ना, कोई भूकंप, बाढ़, कोई चोरी हो गई, है ना, इस तरीके से अपने को नुकसान हो सकता है। तो इसमें क्या है कि भाई कभी कभी व्यवसाय में भूकंप भी आ जाता है, कोई आग हो जाती है ना, कोई बाढ़ आ जाती है, आदि से क्या प्राकृतिक विपदा से माल की जो असामान्य हानि है वो हो जाती है, नॉर्मल लॉस हो जाता है। इस प्रकार की हानि के लिए क्रय किए गए माल की लागत में से इस माल की लागत को घटा दी जाती है। अब देखो ये जो माल खरीदा था, जो बेचने के उद्देश्य से अपने खरीदा था, अब ये क्या हो गया, नष्ट हो गया, चाहे वो बाढ़ की वजह से हो, चाहे वो भूकंप की वजह से हो, चाहे वो चोरी की वजह से हो, अपने पास से चला गया तो कहाँ दिखाएगी, क्योंकि वो सेल्स में तो रहा नहीं। तो उसको अपने को क्या करना है, उसको वापस उसके समायोजन अपने करने होते हैं। एक तो आपके ट्रेडिंग जो परचेज है उसमें से लेस होगा और साथ में शो किया जाएगा। ठीक है, तो क्या इस प्रकार की जो हानि के लिए क्रय किए गए माल की लागत में से इसे घटा दी जाती है और आग से जो असामान्य हानि होने पर उसे क्रय को क्रेडिट किया जाता। आग से असामान्य हानि हो जाती है तो क्रय को क्रेडिट किया जाता है। तो वो एक ही बात होगी, उसमें घटा के या क्रय से क्रेडिट कर दो, क्योंकि परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक होता है तो वहां पर परचेज आपका क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर जब
आग से हानि होती है तो उसकी एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट या टू परचेज अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, कई बार अपने को जो माल है उसका अपने इंश्योरेंस करवा रखा है ना, तो इंश्योरेंस दावा करेंगे तो हो सकता है कुछ राशि का भुगतान है तो इंश्योरेंस कंपनी कर दे। तो पहली एंट्री तो आपकी यही होगी कि लॉस बाय फायर अकाउंट या टू परचेज। ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर बीमा स्वीकार करती है ना, यदि माल का बीमा करवा रखा आपने और असामान्य हानि होने पर बीमा कंपनी हानि की जो आंशिक राशि है, आंशिक या पूर्ण राशि देने को तैयार हो जाएगी, है ना। यदि माल का आपने बीमा करवा रखा और वो बीमा कंपनी उस दावे को या तो आधा स्वीकार करती है या पूर्ण स्वीकार करती है, तो अपने को ये प्रविष्टि है वो अपने को करनी होती है। क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर, है ना, बीमा कंपनी द्वारा कितनी राशि दे रही है, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर शेष राशि और परचेज अकाउंट डीआर टू असामान्य हानि। जैसे मान लो अपने को 20,000 का नुकसान हुआ, अपने को 20,000 का नुकसान हुआ किससे, आग से, तो अपन क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट कितना, 20,000। ठीक है। अब इनकी एक प्रविष्टि, अगर ये तो सिर्फ हानि होने पर बीमा कंपनी दावा स्वीकार कर लेती है, मान लो 20,000 का था, उसमें से उन्होंने 15 का स्वीकार कर लिया, तो अपन क्या कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर 15,000 लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर 5,000 और टू परचेज 20,000। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। फिर बीमा कंपनी दावा स्वीकार कर लिया, बीमा कंपनी पेमेंट करेगी, तो कैश अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी भी इसकी अगली प्रविष्टि हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन क्या कहते हैं कि जब कोई माल कोई अप्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाता है तो उसको अपन असामान्य हानि कहते हैं, और असामान्य हानि को अपने को खाते में दर्शाना होता है, उसका समायोजन अपने को करना होता है। ठीक है साथियों, तो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उसमें चर्चा की है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने इस परिवार के सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ। एक बड़ी सबका सहयोग, सबका साथ होना आवश्यक है। सबका साथ और सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी जो भी होगी। तो आज का ये छोटा सा जो मैंने आपको शेयर किया है निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।